आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SC2.0 में। हम अक्सर भारत के इतिहास की बात जब भी करते हैं तो दिल्ली या शायद उत्तर पश्चिम से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारत के पहले साम्राज्य की कहानी, पहले गणतंत्र की कहानी और दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों की कहानी, वो एक ही जमीन से शुरू होती है। बिहार। सवाल यह है कि ऐसा क्या था उस धरती में कि उसने हजारों साल पहले भारत की तकदीर लिख दी। यही आज की हमारी खोज का मिशन है। हमारे पास सुराग के तौर पर कुछ पुरानी किताबें हैं और पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हजारों साल पुरानी चीजें। अच्छा। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इलाका जो पहले सिर्फ शिकारी मानव की भूमि था, वो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध का केंद्र बन गया। तो चलिए इन सुरागों को एक एक करके परखते हैं। कहानी की पहली कड़ी पकड़ने के लिए तो हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, है ना? बिल्कुल, उस वक्त जब बिहार में इंसान सिर्फ पत्थर के औजारों से अपनी पहचान बना रहा था। यानी पाषाण काल। जी, पाषाण काल। इसे समझने के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी को भूलकर सोचना होगा। उस इंसान के लिए सब कुछ एक चुनौती थी और उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, पत्थर। शुरुआत में, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये औजार बहुत बड़े, बेडौल और खुरदुरे होते थे। अच्छा। हमें मुंगेर और नालंदा की खुदाई में ऐसे ही औजार मिले हैं। बस पत्थर उठाया और किसी जानवर पर फेंक दिया या किसी चीज को तोड़ने के काम में ले लिया, कोई खास कारीगरी नहीं। सही, बहुत ज्यादा दिमागी कारीगरी नहीं लगती होगी। तो फिर इंसान ने अपने औजारों को बेहतर बनाना कब सीखा? हाँ, ये दिलचस्प है। यही कहानी दिलचस्प होती है। हजारों साल बाद मध्य पाषाण काल में मुंगेर से ही हमें जो औजार मिलते हैं वो आकार में छोटे और ज्यादा पहने हैं। ओके। इसका मतलब है कि इंसान अब पत्थर को बेहतर तरीके से तोड़ना और उसे आकार देना सीख रहा था। वो समझ गया था कि एक छोटा नुकीला पत्थर एक बड़े गोल पत्थर से ज्यादा काम का हो सकता है। बिल्कुल। और इसी दौर में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, पशुपालन। कुत्ते को पालतू बनाना इसी दौर की देन है। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, नवपाषाण काल। हाँ, ये क्रांति थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब वो शिकारी से किसान बन रहा था। जी, अब वो सिर्फ भोजन की तलाश में भटक नहीं रहा था, बल्कि भोजन पैदा कर रहा था। और जब आप खेती करते हैं तो आपको अपनी फसल के पास रहना पड़ता है। यहीं से बस्तियों का विकास शुरू हुआ। बिल्कुल, यहीं से बस्तियों का विकास शुरू हुआ। तो अगर हम इन जगहों को एक कहानी की तरह देखें तो मुंगेर हमें सबसे पुरानी तस्वीर दिखाता है, वो बड़े भद्दे पत्थर वाले औजार। हाँ, लाखों साल पुराने। लेकिन फिर जब हम सारण के चिरांद पहुंचते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। चिरांद और वैशाली के चेचर में हमें जो मिलता है वो हैरत में डाल देता है। ऐसा क्या मिलता है वहां? सुई, भाले की नोक। ये सिर्फ औजार नहीं, ये इस बात का सबूत है कि इंसान की सोच कितनी विकसित हो गई थी। वो अब सिर्फ पत्थर पर निर्भर नहीं था। नहीं, वो अब जानवरों की हड्डियों का भी इस्तेमाल करना सीख गया था। ये इंजीनियरिंग और कारीगरी में एक बहुत बड़ा उछाल था। और कैमूर की गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं उनका क्या? वो तो उस दौर के इंसान का सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया? एक तरह से। उन चित्रों में वो शिकार के दृश्य, नाच गाना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते थे। वो हमें बताते हैं कि अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास कला और संस्कृति के लिए भी समय था। बिल्कुल। तो पत्थर से हड्डी तक का सफर तय हो गया। अगला बड़ा पड़ाव क्या था? धातु। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इंसान ने एक नई चीज खोजी, तांबा। कॉपर। जी। और जब उसने पत्थर के साथ तांबे को मिलाकर औजार बनाने शुरू किए तो उस युग को हमने ताम्रपाषाण काल कहा। चिरांद, सोनपुर, मनेर जैसी जगहों पर हमें इसके सबूत मिलते हैं। और जाहिर है तांबे के औजार ज्यादा मजबूत और असरदार रहे होंगे। बिल्कुल। इससे खेती और शिकार दोनों आसान हो गए और बस्तियां अब बड़े गांवों में तब्दील होने लगी। आप देख रहे हैं SSC 2.0 यूट्यूब चैनल। तो अब हमारे पास बिहार में विकसित होती हुई बस्तियां हैं, खेती है और बेहतर तकनीक भी है। लेकिन इन लोगों की सोच क्या थी? वो दुनिया को कैसे देखते थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? यहीं पर हमें पुरातात्विक सुरागों को छोड़कर साहित्यिक सुरागों की ओर मुड़ना पड़ता है। किताबों की तरफ। हाँ, और जब हम भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। पूर्व वैदिक काल में, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व,
आर्य संस्कृति जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के इलाके में थी, जी। वो बिहार को कीकट प्रदेश कहती थी, कीकट, इसका क्या मतलब है? जहां वैदिक रीति रिवाज नहीं माने जाते थे। अच्छा। वहां के लोगों को व्रात्य कहा गया, यानी जो नियमों से परे हों। इससे साफ है कि उस दौर में बिहार आर्य संस्कृति का हिस्सा नहीं था। तो एक तरह से ये उनके लिए वाइल्ड वेस्ट जैसा था। हाँ, आप कह सकते हैं। तो फिर ये वाइल्ड वेस्ट मुख्य धारा में कैसे शामिल हुआ? लोहे की खोज और जंगलों को साफ करके खेती के विस्तार के साथ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ। ओके। और यहीं पर शतपथ ब्राह्मण नाम का ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? शतपथ ब्राह्मण का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से बिहार की लिखित जन्म कुंडली है। लिखित जन्म कुंडली? हाँ, ये पहला ग्रंथ है जो बिहार को आर्य संस्कृति के नक्शे पर लाता है। इसमें विदेह यानी आज का मिथिला क्षेत्र, उसकी विस्तृत चर्चा है और गंडक नदी को सदानीरा कहा गया है। उसे एक सीमा की तरह दिखाया गया है जिसके पार एक नई सभ्य दुनिया बस रही थी। तो अब बिहार बाहरी नहीं बल्कि आर्य सभ्यता का एक नया केंद्र बन रहा था। बिल्कुल, जमीन तैयार हो गई थी, बस्तियां बस चुकी थी, संस्कृति का मेल हो रहा था। और फिर लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजनीतिक विस्फोट हुआ, जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं। सही। छोटे छोटे कबीले और जनपदों से बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि उस समय पूरे भारत में ऐसे 16 महाजनपद थे। 16? जी। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन 16 में से 3 महाजनपद बिहार की भूमि पर थे, अंग, वज्जी और मगध। 3 एक ही क्षेत्र में? हाँ, ये दिखाता है कि बिहार अब सिर्फ एक बसावा इलाका नहीं बल्कि सत्ता और राजनीति का एक पावर सेंटर बन चुका था। ये तो सत्ता का एक त्रिकोणीय संघर्ष रहा होगा। चलिए एक एक करके ने समझते हैं। पहला, अंग महाजनपद। अंग ये आज के भागलपुर और मुंगेर का इलाका था। इसकी राजधानी चंपा उस समय के सबसे अमीर व्यापारिक शहरों में से एक थी। महाभारत में भी तो कर्ण को अंग का राजा बताया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसकी समृद्धि ही इसकी दुश्मन बन गई। मतलब? इसके पड़ोसी मगध की नजर इसकी दौलत पर थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर हमला किया, उसके राजा ब्रह्मदत्त को हराया और उसे मगध में मिला लिया। तो ये मगध के साम्राज्य विस्तार की शुरुआत थी। बिल्कुल। अंग की कहानी एक क्लासिक राजशाही की कहानी है जो अपने से ज्यादा ताकतवर पड़ोसी का शिकार हो गई। तो ये था पहला मॉडल राजशाही। दूसरा कौन सा था? दूसरा मॉडल कुछ ऐसा था जो उस जमाने में लगभग अनसुना था, वज्जी संघ। ये किसी एक राजा का राज्य नहीं था। एक मिनट, मतलब उस जमाने में एक तरह का लोकतंत्र था? हाँ, कह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज भी कई देशों में ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। वो लोग इसे कैसे चलाते थे? ये आज के लोकतंत्र जैसा तो नहीं था, पर उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। वज्जी असल में 8 कुलों या कबीलों का एक संघ था। 8 कुलों का संघ? जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक जैसे कुल प्रमुख थे। कोई भी बड़ा फैसला किसी एक राजा द्वारा नहीं बल्कि सभी कुलों के प्रतिनिधियों की सभा में मिलकर लिया जाता था। इसीलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। मतलब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि एक समिति के हाथ में थी। इसे हराना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। आप एक राजा को तो हरा सकते हैं, पर एक पूरे संगठित गणराज्य को हराना वो लगभग नामुमकिन सा होता है। सही। मगध के बड़े बड़े राजाओं को इस संघ को तोड़ने और जीतने में 100 साल से ज्यादा लग गए। 100 साल से ज्यादा है? जी, ये दिखाता है कि ये व्यवस्था कितनी मजबूत थी। और हाँ, भगवान महावीर भी इसी वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल से थे। आप देख रहे हैं SSC 2.0 यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास 2 मॉडल हो गए, एक राजशाही जो खत्म हो गई और एक गणराज्य जो बहुत मजबूत था। और अब आता है तीसरा और सबसे अहम खिलाड़ी, मगध। वो जो आखिर में विजेता बना। हाँ, सवाल वही है, क्यों? मगध में ऐसा क्या था जो अंग या वज्जी में नहीं था? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मगध का उदय किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा फायदा था उसका भूगोल। भूगोल कैसे? उसकी पहली राजधानी राजगृह, जिसे आज राजगीर कहते हैं, वो 5 पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक किला थी। तो उसे भेदना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। तो राजधानी सुरक्षित हो गई।
दूसरा, ये इलाका गंगा और सोन नदियों के बीच था। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि फसलें लहलहाती थीं। भरपूर अनाज। जी, और भरपूर अनाज का मतलब है कि आप एक बड़ी सेना का पेट भर सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा फैक्टर आता था। सिर्फ लोहा मिलना बड़ी बात नहीं थी, लोहा तो और जगहों पर भी था। मगध की असली ताकत थी लोहे के साथ उपजाऊ जमीन का मेल। अच्छा। इस जमीन से इतना अनाज पैदा होता था कि एक बड़ी सेना को खिलाया जा सकता था। और उस सेना को छोटा नागपुर के पठार से निकले लोहे से बने बेहतर हथियार दिए जा सकते थे। ये एक ऐसी घातक कॉम्बिनेशन थी जो उस वक्त किसी और महाजनपद के पास नहीं थी। सही, वो अपनी सेना को खिला भी सकते थे और उसे सबसे आधुनिक हथियारों से लैस भी कर सकते थे। और कुछ? और एक चौथी चीज भी थी जो उस जमाने का टैंक हुआ करती थी, हाथी। हाथी। हाँ, मगध के पास के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी मिलते थे। युद्ध में हाथियों की एक टुकड़ी दुश्मन सेना में खलबली मचा सकती थी। तो आपके पास एक सुरक्षित राजधानी है, सेना को खिलाने के लिए अनाज है, हथियार बनाने के लिए लोहा है और युद्ध के लिए हाथी हैं। जी, मगध एक तरह से प्राकृतिक रूप से ही एक सुपर पावर बनने के लिए बना था। अगर हम इसके शुरुआती इतिहास को देखें तो अथर्ववेद में इसका जिक्र मिलता है और महाभारत के अनुसार इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। जी, जिनके बेटे जरासंध का नाम हम सबने सुना है। हाँ, जरासंध एक बहुत ताकतवर शासक था। उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह ही थी। बिल्कुल, लेकिन मगध का असली उदय हुआ हर्यक वंश के राजाओं के समय, जिसकी कहानी हम आगे जानेंगे। बृहद्रथ वंश का तो अंत रिपुंजय नामक एक कमजोर शासक के साथ हो गया था। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम समेटें तो ये साफ दिखता है कि बिहार का प्राचीन इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभ्यता के विकास की एक प्रयोगशाला है। यहाँ हमने इंसान को पत्थर के औजारों से हड्डी और फिर धातु के औजारों तक का सफर तय करते देखा। हमने समाज को कबीलों से राज्य बनते देखा। और सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ राजनीति के 3 अलग-अलग मॉडल देखे। हाँ, एक सामान्य राजशाही जो अंग में थी, एक क्रांतिकारी गणतंत्र वज्जी में और एक भौगोलिक रूप से मजबूत महत्वाकांक्षी साम्राज्य मगध। और अंत में मगध की भौगोलिक श्रेष्ठता और उसके शासकों की दूरदृष्टि ने उसे विजेता बना दिया। बिल्कुल, पाषाण काल के संघर्ष से लेकर वज्जी के गणतंत्र और मगध के साम्राज्यवादी उत्कर्ष तक बिहार ने न केवल अपनी बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और संस्कृति की नींव रखी। और ये तो बस शुरुआत है। जी, ये तो बस शुरुआत है। मगध की यह शक्ति आगे और भी बढ़ेगी और पाटलिपुत्र से पूरे भारत पर राज करेगी। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये सब इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उस मौर्य साम्राज्य के लिए मंच तैयार करेंगे जिसने भारत को पहली बार एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भूगोल ने मगध की शक्ति को आकार दिया, लेकिन इसका नेतृत्व बिंबिसार जैसे महत्वाकांक्षी शासक कर रहे थे। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। किसी भी साम्राज्य के निर्माण में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वो संसाधन जो किसी के पास है या उन संसाधनों का उपयोग करने वाले लोगों की दृष्टि और महत्वाकांक्षा?